Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quantum Chemistry Academy. Class first year, chapter 2, Atomic Structure, part 2. टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. स्टूडेंट्स, आज हम एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. स्टूडेंट्स, टॉपिक जैसे कि आपसे अभी डिस्कस किया कि टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ठीक है ऑफ हाइड्रोजन एटम. स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम अगर यहां पे हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हाइड्रोजन एटम जो है आपका हाइड्रोजन एटम जिसमें आपके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. ठीक है बच्चा, और एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जो कि रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में. और ये क्या है? ये न्यूक्लियस है. स्टूडेंट्स, इसके हवाले से हमने बेसिक और डिटेल नील बोहर के पोस्टुलेट के अंदर हमने डिस्कस किया है. ठीक है, तो आपको वो लाजमी देखना है. यहां पर लिखते हैं कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, विच revolving around the nucleus. और न्यूक्लियस जो कि Ze पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे. आपका जो न्यूक्लियस है वो Ze पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है, विद वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर ये इस तरह की डायरेक्शन में, यानी इसकी एक वेलोसिटी होगी. होता तो ये रिवॉल्व बिल्कुल सर्कल में करता है, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कुछ यू होगी. ठीक है, तो ये जिस स्पीड से जा रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास v आ गई. ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ ना कुछ क्या है? मास है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रहे रेडियस, उसको हमने रिप्रेजेंट किया आर से. ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहां लिखना है. तो क्या लिखा है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि Ze प्लस से रिप्रेजेंट करता हूं विद वेलोसिटी v. और आपका जो वेयर m is the mass of electron which is situated
एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ न्यूक्लियस, तो जो डिस्टेंस आया वो रिप्रेजेंट करते हो आप आर से, और ये कितना दूर है न्यूक्लियस से वो आप रिप्रेजेंट करते हो आर से, जो कि सिंपली आपका रेडियस ही होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन इसकी शॉर्ट जो कि डायग्राम की है वो आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहां पर समझने की कोशिश करें कि आपका एक लॉ है, वो लॉ क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ कौन सी है? कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक कि आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electron is given। जो आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको कूलम्स लॉ बताती है। ठीक है, वो क्या है? वो आपका है F इक्वल के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, चूंकि ये आपका चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी जो कीमत है वो क्या है? सेम है। तो लिहाजा मैं इनको लिख सकता हूं ई पावर। ठीक है, बात समझ आ गई? और चूंकि के जो कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है, अभी फिलहाल इसको एक्सपेंड करते हैं, ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसको जरा लिखते हैं। एफ फोर्स के किसके बराबर है? के आपका बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहां पे क्या है? ये आपके पास कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिलहाल इसका नाम याद रखें। ठीक है, एंड में जाके इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपके क्या है? Z, और ये E और E पावर सॉरी E प्लस और E माइनस, चूंकि ये क्या आएगा आपके पास? E स्क्वायर, बता दिए। और क्या है? R स्क्वायर।
ठीक है बच्चा, और क्या आया, आर स्क्वायर आ गया। यहां तक ये आपके पास कहलाती है इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इस डायग्राम को देखें और सोचें कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, तो कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने पर मजबूर कर रही है। हालांकि इस इलेक्ट्रॉन को ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, इस डायरेक्शन में निकल जाना चाहिए जब वो इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में नहीं गिर रहा तो बाहर की साइड निकल जाना चाहिए था, और ऐसा भी नहीं होता। और चूंकि अभी हमने यहां डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस, इनके दरमियान तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इस रिवॉल्विंग की वजह से, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां पर एक और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है, और उस फोर्स का नाम एफ सी है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बट एट द सेम टाइम, but at the same time the centripetal force on electron, ठीक है, will be, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन पर एग्जिस्ट करेगी, जिसे एफ सी और एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये आपके बराबर होगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो चूंकि इसकी वजह से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कूलम्स फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द सेम ऑर्बिट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द सेम ऑर्बिट। ऐसा क्यों कि द टू ऑपोजिट फोर्सेस आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट और इक्वल होती हैं। तो ये आपका क्या आया, इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, यहां पर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या आएगा, एफ सी बराबर आ जाएगा एफ के, चूंकि आपकी एफ सी की वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आपका एफ किसके बराबर है, वो है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बेटा जरा यहां देखिए, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ आ गई बात। तो इसका एक स्टेप मैंने यहां पे लिख के दे दिया। ठीक है, अब ये आपके पास जो है एम वी स्क्वायर, मैं जरा इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब ये जो आपका एम वी स्क्वायर आर है, एम वी स्क्वायर आर, यहां पर आर देखें, आर स्क्वायर है और यहां पे आर है, तो जैसे ये इक्वल के उस साइड जाएगा, यहां पे ये क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहां से सिंपल ये होगा कि आपका ये आर स्क्वायर और ये आर क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है बच्चा, अब चूंकि ये आपका आर मुझे मालूम करना है, ये आपका रेडियस है, तो इसको मैं क्या करूंगा इक्वल के उस साइड भेजूंगा और इन दो वैल्यूज को मैं क्या करूंगा इक्वल के इस साइड भेजूंगा और ये डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल हमने वैल्यूज को क्या कर दी, शफल कर दी। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि आपका आर बराबर है किसके, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या आएगा एम वी स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चा, अब चूंकि यहां पर मेरे पास वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूंगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट्स, बोहर पोस्टुलेट की मदद से मैं इस वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो मेरे पास बोहर पोस्टुलेट्स में मुझे याद है कि मेरा एम वी स्क्वायर बराबर था, सॉरी एम वी आर बराबर था एन एच अपॉन 2 पाई, यानी ये दरअसल एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट है। ठीक है बच्चा, तो यहां से मैं इस v की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो बाकी जो है m और r यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस साइड जाके क्या हो जाएंगे, दोनों डिवाइड में चले जाएंगे। तो मेरा यहां पे v बराबर हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है बच्चा, इसके बाद मेरा एक स्टेप और है, और वो स्टेप क्या है आगे देखते हैं। वो स्टेप यह है, नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मेरा क्या आएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, 2 तक तो 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पाई तक तो पाई का स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब ये जो वैल्यू है इसको मैंने प्लॉट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, यहां पर इस इक्वेशन में मैंने क्या करनी है, इसको प्लॉट करनी है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 था।
तो ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मैंने प्लॉट करनी है, ठीक है। तो नाउ प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन 3। तो मेरा इक्वेशन क्या था बेटा, याद करें, मेरा इक्वेशन r बराबर है z⁴ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है m और v स्क्वायर। तो यहां पे v स्क्वायर जो है, मैं सिंपल अपने कैलकुलेशन के लिए तो मैं v स्क्वायर कुछ इस तरह लिख देता हूं, ठीक है बेटा। अब इसमें हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में v स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। तो r बराबर है z⁴ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m डिवाइड v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएगी। r इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, साइन क्या हुआ, डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो 4 पाई स्क्वायर ऊपर आया, m स्क्वायर r स्क्वायर ऊपर आया, ठीक है बच्चा। नीचे क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे जो वैल्यूज कट रही है उसको काटेंगे, 4 से 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल, m स्क्वायर से m कैंसिल, r स्क्वायर से r कैंसिल, ठीक है बच्चा। जो वैल्यूज रहती है उसको हम साइड पे लिखेंगे। मुझे मालूम क्या करना है, मुझे r मालूम करना है, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के उस साइड क्या आ जाएंगे, डिवाइड में, और यहां पे जो डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई फॉर्म है। तो मेरा r ये आ गया इक्वल, तो ये आपका m और पाई, आपका e स्क्वायर और z, ये सब यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के उस साइड आके तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो z e स्क्वायर पाई m ये डिवाइड में आ गए। ये आपके पास वैल्यूज डिवाइड में, तो ये कहां चले जाएंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई फॉर्म है। तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ये आपके पास आ गए। अब इसको जरा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, रीअरेंज, ठीक है। r बराबर आया किसके, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर पाई m। यहां पे क्या करना है, यहां पर अभी आपने एक और स्टेप करना है, सेपरेट करना है कांस्टेंट। जितने भी कांस्टेंट है उन तमाम कांस्टेंट को आपने क्या करना है, सेपरेट कर देना। तो यहां पे कौन कौन से कांस्टेंट है, आपका कांस्टेंट यहां पर h स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट, और आपका z e स्क्वायर पाई m। अच्छा, आपका जो z है ना वो समटाइम वो 1 से कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसके लिए 1 होता है, इसलिए मैंने कांस्टेंट लिख दिया, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये आपके सारे क्या है, कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट नहीं है वो अलग लिख दो, वो क्या है, n स्क्वायर अपॉन z। अब जितने भी कांस्टेंट हैं ये सारे कांस्टेंट, इसकी जगह क्या आएगा, यहां पे एक और कांस्टेंट लगेगा, और वो कांस्टेंट क्या है आपका,
वो है ए नॉट, और ये अपनी जगह पे एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ये आपकी डेरिवेशन क्या हो जाती है यहां पर कंप्लीट। लेकिन बच्चा इसके साथ साथ आपने ये भी समझना है कि यहां पे जो डेरिवेशन में कांस्टेंट यूज हुआ है उन कांस्टेंट का नाम क्या है वो भी जरा देख लें। आपका सवाल यहां पे क्या हो जाता है खत्म। ठीक है बेटा, यहां पर जैसे कि कांस्टेंट के नाम सीखे, ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यूज भी देखेंगे। तो आपका पहले कांस्टेंट आता है एच, इसे कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, और इसकी वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंट 10 पावर -34 यूनिट क्या है जूल इंटू सेकेंड। इसके बाद आपका आता है ए, ई क्या है चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये पॉजिटिव होता तो सिर्फ यहां पर क्या होता है कि प्लस और माइनस का फर्क होता। ये कितना होता है, ये आपका होता है 1.602 एक्सपोनेंट 10 पावर -19 कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। इसमें आपका m क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू 9.11 एक्सपोनेंट 10 पावर -31 kg। और आपका ये जो एप्सिलॉन नोट है ये दरअसल वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आता है, तो वैक्यूम लिख दिया फ्री स्पेस के लिए। ठीक है बच्चा, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपके पास 8.8, समटाइम 25 भी होता है और समटाइम 84 भी होता है, एक्सपोनेंट 10 पावर -12 यूनिट क्या होता है कूलम स्क्वायर पर जूल इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन सेकंड के अंदर भी होता है। ठीक है बेटा, न्यूटन सेकंड, ये आपका जूल मीटर न्यूटन सेकंड भी। ठीक है, और इसके अलावा एक और कांस्टेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, वेयर इक्वेशन के अंदर आपका ए नोट यूज हुआ है। तो ए नोट क्या है दरअसल, ए नोट आपका बोहर्स कांस्टेंट है, वेयर ए नोट कॉल्ड बोहर्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज 0.529 एमस्ट्रॉन। बेटा ये जो एमस्ट्रॉन होता है, एक एमस्ट्रॉन, ये बराबर होता है 10 पावर -8 सेंटीमीटर के। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ सकती है 0.529 एक्सपोनेंट 10 पावर -8 सेंटीमीटर। और अगर इसी एमस्ट्रॉम की बात करें तो ये बराबर होता है 10 पावर -10 मीटर के। तो मेरे पास 0.25 आएगा यहां पे, सॉरी, एक्सपोनेंट 10 पावर -10 मीटर में आंसर आएगा। ठीक है बच्चा, तो ये तमाम कांस्टेंट है जो कि यूज हुए और इनकी वैल्यूज और उनके नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चा, तो आपका आखिरी जो इक्वेशन है वो यहां पे खत्म होती है ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। अच्छा यहां पे जरा एन को भी सुन लो, एन क्या है, वैसे मैंने बता चुका हूं एन क्या होता है। तो एन दरअसल नंबर ऑफ शेल है। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ शेल है। अगर आपके पास एन की कीमत क्या आ जाए फॉर एन इक्वल टू 1, तो फिर आपका आर क्या आएगा, आर इक्वल टू 0.529
अच्छा यहाँ पे सॉरी बेटा ये 9 ही आएगा, कंफ्यूज हो गए, तो ये 9 ही आएगा, 0.529, ठीक है। तो 0.529 एक्सपोनेंट 10 पावर -10 और 1 चूंकि आपका n इक्वल टू 1 है तो इसका स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा, और हाइड्रोजन एटम के लिए तो z उसका क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। 1 से 1 डिवाइड, सेम आंसर, और 1 ही आएगा, और 1 जब आपके इस आंसर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर यही आएगा, और ये आपका आंसर आ गया किसमें, मीटर में। इसके न्यूमेरिकल कुछ इसी तरह होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट। तो ये आपका जो आंसर आया है, ये आर जो है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट कैसे, क्योंकि आपने एन क्या लिया है, फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आ गया, आर की वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू क्या है, 0.529 एक्सपोनेंट 10 पावर -10 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो स्टूडेंट यू कैन आस्क, आप मेरे नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो और आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।